रशिया यूक्रेन जंग के 51 दिन पूरे हो गए हैं, लेकिन इस बीच कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से पूरी दुनिया को यह खतरा लगने लगा है कि विश्व युद्ध तय हो गया है। क्या था कि ब्लैक सी यानी काला सागर में रशिया 50 दिन तक जमकर युद्ध लड़ता रहा। रशिया ने इन 50 दिनों में बहुत कुछ किया। 50 दिन में मॉस्कोवा नाम का एक युद्धपोत तैनात किया। मॉस्कोवा से मिसाइल अटैक यूक्रेन पर किया जाता रहा। यूक्रेन को यह लगा कि अगर इस युद्धपोत को नष्ट कर देंगे तो फिर युद्ध में हम आगे बढ़ सकते हैं या युद्ध में अपना विरोध भी दर्ज करा सकते हैं या फिर युद्ध को रोक भी सकते हैं। यूक्रेन ने ऐसा ही किया। मॉस्कोवा युद्धपोत को तबाह किया ब्लैक सी के अंदर जो था अपने नेपच्यून मिसाइल के जरिए, और इसी को लेकर के पुतिन भड़क गए हैं। पुतिन इतने भड़क गए हैं कि CIA को यह कहना पड़ रहा है कि आगे आने वाले वक्त में न्यूक्लियर अटैक भी कर सकते हैं। अगर न्यूक्लियर अटैक करेंगे तो क्या बाकी दुनिया भी इस युद्ध में उतरेगी और क्या विश्व युद्ध तय है? नमस्ते, मैं राशिद। अब जब परमाणु डर इस तरह का नजर आ रहा है, इस बीच खबरें यह भी हैं कि जो बाइडेन के सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर अमेरिका जाने वाले हैं। लेकिन बाइडेन जाएंगे या फिर नहीं, इसे लेकर के बाइडेन किस तरह से कन्नी काट जाते हैं, ये भी हम आपको बताएंगे और दिखाएंगे। पुतिन क्यों 50 दिन के बाद में 51 दिन के बाद क्यों नाराज हैं? पुतिन ने अपने जनरल को क्यों गिरफ्तार कराया है, जैसा डेली मेल की खबर कहती है? क्या पुतिन अब गुस्से में हैं? अगर गुस्से में आएंगे पुतिन, अपने जनरल को गिरफ्तार कराएंगे पुतिन अगर यूक्रेन के बाद फिनलैंड और स्वीडन से भी गुस्से में आ जाएंगे तो फिर आने वाले दिनों में क्या होगा? 51 दिन के बाद क्या बड़ी तबाही आने वाली है? पहली बड़ी खबर, बिग ब्रेकिंग आ रही है। और युद्ध के बीच यूक्रेन का दौरा कर सकते हैं जो बाइडेन। युद्ध में हुए नुकसान का जायजा ले सकते हैं जो बाइडेन ने जेलेंस्की से फोन पर बातचीत की है। करीब 1 घंटे की जेलेंस्की और बाइडेन की बातचीत हुई है। पत्रकारों से बात करते हुए जो बाइडेन ने क्या कहा, देखिए। We're making that decision now. Thank you. What was the reason? You ready to go? Yeah. Hey guys, will you send senior officials to Ukraine? We're making that decision now. Thank you. Who would you send? What was the reason? You ready to go? Yeah. चूंकि इससे पहले एस्टोनिया, लातविया जैसे मुल्कों के राष्ट्रपति जा चुके हैं, क्या पुतिन भी जाने वाले हैं अमेरिका? सबसे बड़ा सवाल, क्योंकि पुतिन माफ कीजिएगा, जो बाइडेन की मैं बात कर रहा था, क्या जो बाइडेन भी जाएंगे अमेरिका पुतिन के खिलाफ? क्योंकि पुतिन को लेकर जो बाइडेन ने इससे पहले कहा है पुतिन तानाशाह है, पुतिन कसाई हैं, पुतिन वॉर क्रिमिनल हैं। जो बाइडेन ने पिछले 51 दिन में पुतिन को कैसे पानी पी करके कोसा है, लेकिन अग्रेशन नहीं दिखाया। हाँ, युद्ध में सैन्य मदद की बात की और सैन्य मदद दी भी है, लेकिन पुतिन को कब कहा बाइडेन ने तानाशाह, कब कहा कसाई? देखिए। American people are united, the world is united, and we stand with the people of Ukraine. We will not let autocrats and would-be emperors dictate the direction of the world. Democracies are rising to meet this moment, rallying the world to the side of peace and the side of security. You know, you're dealing every day with Vladimir Putin. I mean, look at what he's done to these people. What does it make you think? He's a butcher. इससे पहले कि मैं डिबेट को ओपन करूं, इस वक्त की बिग ब्रेकिंग आ रही है। दुनिया में विश्व युद्ध का खतरा मंडराने लगा है। रशिया का तबाह युद्धपोत मॉस्कोवा बन सकता है वजह। काला सागर में जल गया रूसी युद्धपोत मॉस्कोवा। नेपच्यून मिसाइल से युद्धपोत तबाह किया गया, यूक्रेन का दावा है, लेकिन रशिया का यह कहना है हमने चूंकि किलर मिसाइल तैनात की थी, इस वजह से मॉस्कोवा में आग लगी है। लेकिन जितने भी हमारी रशियन नेवी के जवान थे उन्हें हमने बाहर निकाल लिया है। लेकिन यूक्रेन का दावा है, जेलेंस्की का यह दावा है कि मॉस्कोवा को तबाह हमने किया है और अब हमें और भी ज्यादा हथियारों की जरूरत है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की इंडिया न्यूज पर लाइव। Weapon supplies. We need heavy artillery, armed vehicles, air defense systems, and combat aircraft. Anything to repel Russian forces and stop their war crimes. Artillery 155 millimeters. Artillery shells 152 millimeters. As many as possible. Military aircraft must have to deblock our cities and save millions of Ukrainians as well as millions of Europeans. Freedom must be armed better than tyranny. Western countries have everything to make it happen. The final victory over the tyranny and the number of people saved depends on them. Arm Ukraine now to defend freedom.
मेजर जनरल रिटायर्ड राजन कोचर डिफेंस एक्सपर्ट है मेरे साथ में। थोड़ी देर के बाद में मेजर जनरल रिटायर्ड एजेबी जैनी जुड़ने वाले हैं। मेजर रिटायर्ड मोहम्मद अली शाह, रक्षा विशेषज्ञ डॉक्टर धीरज कौल, फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट, न्यूयॉर्क अमेरिका से लाइव जुड़े हुए हैं। सुरेश गोयल, फॉर्मर डिप्लोमेट हैं आप, बहुत बहुत स्वागत और वेरी वार्म वेलकम। थैंक यू सो मच, अपना बेशकीमती समय मेरे लिए, मेरी टीम के लिए आपने निकाला है। मेजर जनरल रिटायर्ड राजन कोचर, मेरा पहला सवाल आपसे होगा, ब्लैक सी में 48 घंटे में जो हुआ, क्या इसकी वजह से आने वाले वक्त में विश्व युद्ध होने वाला है? क्योंकि ब्लैक सी में जो रशियन युद्धपोत था तैनात किया गया था, रशियन युद्धपोत मॉस्को के जरिए ही सबसे ज्यादा यूक्रेन पर अटैक किए जा रहे थे। अब यूक्रेन ने यह दावा कर दिया है कि अपनी नेपच्यून मिसाइल के जरिए हमने रशियन युद्धपोत को कर दिया है तबाह। प्यूतिन भड़के पड़े हैं। क्या प्यूतिन इतने गुस्से में हैं कि कोई न्यूक्लियर अटैक कर दें? और क्या न्यूक्लियर अटैक का कॉन्सिक्वेंस विश्व युद्ध में भी तब्दील होगा? काशिफ जी, मुझे नहीं लगता कि कोई न्यूक्लियर अटैक इस वजह से होगा कि एक शिप आप उसका डिस्ट्रॉय कर देते हैं और वो एक उनका बहुत ही बेहतरीन वॉरशिप था और सीरिया में भी इस शिप ने काफी अपना रोल प्ले किया था। और बेसिकली इस शिप की खासियत थी कि इसके एक 3 टियर ए डिफेंस सिस्टम है इस शिप में, जो कोई भी मिसाइल तो वजह है कि पुतिन इतने भड़के पड़े हैं। मेजर जनरल राजन कोचर, एक बात और भी बताइएगा, वेस्टर्न मीडिया एक बात कह रहा है, यूक्रेनियन मीडिया एक बात कर रहा है, रशियन मीडिया एक बात कह रहा है। रशियन मीडिया ये कहता है कि हमने किलर मिसाइल तैनात की थी, S-300 हमने तैनात किया था और हम ये देखेंगे कि तकनीकी तौर से आखिरकार आग क्यों लगी है और जितने भी नेवी के अधिकारी थे हमने उन्हें बाहर निकाल लिया है। यूक्रेन ये कहता है कि नेपच्यून मिसाइल के जरिए हमने अटैक किया और हमने इस अटैक में युद्धपोत को तबाह किया है। सच्चा कौन है? क्योंकि हर कोई अपना नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल सही आपने कहा, बिकॉज फॉग ऑफ वॉर में आप किसकी बात मानेंगे? आप रशियंस की मानेंगे या आप यूक्रेनियंस की मानेंगे? कोई ऐसी इंडिपेंडेंट एजेंसी है जो वहां से वॉर साइट से रिपोर्ट कर रही है और आपको सही खबर दे रही है? तो अभी जो 24 घंटे ही हुए तो इस स्टेज में हम मेजर जनरल राजन कोचर, एक बिग ब्रेकिंग आ रही है। जंग को लेकर पुतिन और उनके जो सेना के अधिकारी हैं, इनके बीच में डिस्प्यूट हो गया है। यूक्रेन जंग में जीत न मिलने से पुतिन नाखुश हैं। डेली मेल के हवाले से ये खबर आ रही है। डेली मेल ने यह बताया कि पुतिन ने अपने 20 जनरलों को गिरफ्तार कर लिया है। यूक्रेन जंग लंबी खिंचने से पुतिन बहुत ज्यादा नाराज हैं। यही एक वजह है कि अपने 20 जनरलों को अरेस्ट कर लिया है। उनसे ये कहा है 51 दिन बाद भी तुम जंग नहीं जीता पाए तो आखिरकार आने वाले वक्त में करोगे क्या? पुतिन को अब गियर शिफ्ट करना पड़ेगा। पुतिन लगातार अग्रेसिव होते जा रहे हैं। मेजर मोहम्मद अली शाह, सवाल यह पैदा होता है कि पुतिन ने इससे पहले फेडरल सीक्रेट ब्यूरो के फॉरेन सर्विस चीफ इन्हें नजरबंद कर दिया। अब 6 से ज्यादा जनरल को गिरफ्तार कर लिया। पुतिन ने अपने 1000 से ज्यादा स्टाफ को भी हटा दिया है। क्या पुतिन को यह लगने लगा है कि 51 दिन में बहुत कुछ खो दिया है, 51 दिन में मिसकैलकुलेशन हो गई है? और क्या आने वाले वक्त में पुतिन का गुस्सा पूरी दुनिया पर भारी पड़ेगा? जी राशिद भाई, देखिए, जब जंग होता है तो सबसे पहले कैजुअलिटी, सबसे पहले मार पड़ती है किसकी? सच्चाई की। जी। कौन कितने सच्चे तरीके से झूठ बोल पा रहा है, कौन जिस तरीके से झूठ बोल पा रहा है, तो एक तरीके से उसका काफी वेट होएगा उसमें। ठीक है। क्योंकि जंग केवल डिस्ट्रक्शन ही नहीं है इसका मकसद। इसका मकसद है कि प्रोजेक्शन, एक दुनिया में एक चीज है ना कि भाई हम यहाँ पे जंग जीतने आए थे। जी हाँ, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि प्रेसिडेंट पुतिन ने कई चीजें मिसकैलकुलेट करी थी, वो भाप नहीं पाए थे एक तरीके से। हालांकि उनकी तैयारी काफी सालों से थी, 2014 से थी, लेकिन उसके बावजूद भी लेकिन मेजर शाह, ये तो बहुत बड़ी बात है ना कि अपने 20 जनरल को गिरफ्तार करा लिया। इसका मतलब यह है कि रशियन आर्मी बुरी तरह से फेल हुई है, अगर डेली मेल की खबरें सही हैं तो। नहीं, आपकी बात दुरुस्त है। इसमें देखिए, जंग में जीत किसी की नहीं होती। जो जंग छेड़ता है और जो जंग झेलता है, दोनों की हार होती है इसमें। और तो जंग कोई फायदा है ही नहीं। बल्कि प्रेसिडेंट पुतिन ने इस वक्त जो हमला करके यूक्रेन पे जो करा है, सरासर बहुत ही गलत किया है। जंग है, हालांकि हाँ उनको प्रोवोकेशन थे, ये थे, मगर कोई हक नहीं बनता है। राशिद भाई, ये तो वो बात हो गई कि मेरे पास बंदूक है, आपके पास बंदूक नहीं है और मैं आपसे बहस में जीत ना पाऊं तो मैं बंदूक को निकाल के आपको ढाए गोली चला दूं, है ना राशिद भाई? मेजर जनरल एजेबी जैनी भी मेरे साथ में जुड़ गए हैं। मेजर जनरल एजेबी जैनी, शुरुआत से ही मैंने एक सवाल किया है। सवाल ये,
ब्लैक सी में नेटो है, ब्लैक सी में यूक्रेन है, ब्लैक सी में रशिया है और ब्लैक सी में ही अपना प्रभुत्व स्थापित करने की कोशिश और न जाने कितने मुल्क कर रहे हैं। लेकिन 24 घंटे पहले ब्लैक सी में जो हुआ, यानी जो रशिया का युद्धपोत मोस्कवा जिसे तबाह किया गया है, यूक्रेन ने यह कहा कि नेपच्यून मिसाइल के जरिए तबाह किया है। क्या आने वाले वक्त में इसका कॉन्सिक्वेंस यूक्रेन को भुगतना पड़ेगा? क्या अब और भी ज्यादा अग्रेसिव और भी ज्यादा अटैकिंग हो जाएंगे व्लादिमीर पुतिन? क्या ये माना जाए कि आगे कोई बायोलॉजिकल अटैक, केमिकल वेपन का इस्तेमाल, परमाणु बम का इस्तेमाल भी हो सकता है इस वजह से? जय हिंद और आपको धन्यवाद अपने शो पे मुझे इनवाइट करने के लिए। आपके सवाल पे आता हूं। देखिए, हर हालत में यूक्रेन को भुगतना ही पड़ेगा अगर इसी तरीके से लड़ाई चलती रही। और सबसे जरूरी चीज जो सीज फायर है, बातचीत करके अगर सीज फायर नहीं हुआ तो अभी तक यूक्रेन भुगतता रहा है, भुगता है पिछले 50 दिन से और आगे भी भुगतता रहेगा। दूसरी बात, रशिया की ताकत को हमें अंडरमाइन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जितना उन्होंने इस्तेमाल कर लिया, हो सकता है कि उनकी तजवीज उनके सोच के मुताबिक ना चली। क्या है ना सर, क्या है ना सर, हम मेजर जनरल क्या है, हम अंडरमाइन नहीं कर रहे हैं रशिया को, लेकिन हाल के दिनों में क्या क्या हुआ है ये भी देखना बहुत जरूरी है। हाल के दिनों में क्या हुआ है कि 20 जनरल को गिरफ्तार करा लिया गया, 7 जनरल जो है शहीद हो गए रशिया के। इसके अलावा पुतिन ने अपने लिए लड़ने के लिए चेचनिया से लड़ाके बुलाए, अपने लिए लड़ने के लिए उन्होंने सीरिया से लड़ाके बुलाए। तो क्यों ना ये माना जाए, मैं अंडरमाइन नहीं कर रहा हूं, लेकिन क्यों ना ये माना जाए कि फौज कुछ हद तक उसका एक फेल्योर रहा है, उसका एक ड्रॉबैक रहा है 51 दिन के अंदर। देखिए, मैं आपकी बात का, आपका एनालिसिस का आदर करता हूं, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि ये सब खबरें कहां से मिली है? ये सब वेस्टर्न मीडिया की है। ये सब जो है पीआर का जो वॉरफेयर चल रहा है, जो मीडिया वॉरफेयर चल रहा है, और यानी आप ये कहना चाहते हैं, यानी आप ये कहना चाहते हैं कि वेस्टर्न मीडिया का एक नैरेटिव है, रशियन मीडिया का एक नैरेटिव है, यूक्रेनियन मीडिया का एक नैरेटिव है। इसका मतलब ये माना जाए कि एक मीडिया वॉरफेयर, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर एक अलग तरीके से चल रहा है ताकि प्रेशर टैक्टिक का इस्तेमाल किया जाए। मेजर जनरल ये कहना चाहते हैं? लेकिन ये इस किस्म की चीजें लड़ाई में होती रहती है। जनरल्स भी मारे जाते हैं। हमने देखा है इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई में क्या हमारे सीनियर ऑफिसर्स नहीं हताहत हुए? जरूर हुए। तो ऐसा तो होता है। मेजर जनरल, आई एम सो सॉरी, आपको बीच में रोकना पड़ रहा है। रशिया यूक्रेन युद्ध पर टर्की ने बहुत बड़ी चेतावनी दे दी है। ये बिग ब्रेकिंग है। युद्ध के परिणाम दशकों तक असर डालते रहेंगे, ये टर्की का कहना है। शीत युद्ध के यानी कोल्ड वॉर के नए युग में हम प्रवेश कर चुके हैं, टर्की का कहना है। टर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान के प्रवक्ता ने यह बयान दिया कि हम कोल्ड वॉर के एक नए युग में प्रवेश कर चुके हैं, यानी शीत युद्ध का एक नया दौर है। आगे आने वाले वक्त में 51 दिन अगर गुजरे हैं, आगे और भी ज्यादा वक्त गुजरा तो पूरी दुनिया भुगतने के लिए तैयार रहे, ये कहना है टर्की के राष्ट्रपति के प्रवक्ता का। अब यहाँ पर डॉक्टर धीरज कौल को लेकर के आना जरूरी है। डॉक्टर धीरज कौल, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में लंबा वक्त चला जब शीत युद्ध हमने देखा दो महाशक्तियों के बीच में। शीत युद्ध में हालांकि हम तटस्थ बने रहे, लेकिन एक तरफ अमेरिका खड़ा रहा, एक तरफ यूएसएसआर खड़ा रहा। क्या वाकई में शीत युद्ध का दौर लौटेगा? अगर शीत युद्ध का दौर लौटता है तो आगे आने वाले दिनों में दो महाशक्तियों का ब्लॉक पूरी दुनिया में क्या रहेगा? नमस्कार, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। आप बिल्कुल सही सवाल पॉइंट आउट कर रहे हैं और आपके ही पैनल पे 24 फरवरी को हमने तब भी बताया था ये बहुत लंबी वॉर खींचेगी। ये 2, 4, 6 दिन की वॉर है ही नहीं, और अब बहुत डेंजरस मूव हो चुका है। अगर आप जानते हैं, फिनलैंड जिसकी बॉर्डर रशिया के साथ 810 माइल का है, 1300 किलोमीटर का, और स्वीडन, उन दोनों ने डिक्लेयर किया है कि वो नेटो ज्वाइन करने के लिए बहुत उत्सुक हैं और करना चाहते हैं। उसकी वजह है 1939 हिस्ट्री उठा के देखिए, फिनलैंड के ऊपर स्टालिन ने 50,000 सोल्जर्स भेजे थे। 4 मिलियन की आबादी, 40 लाख की आबादी के ऊपर कुछ नहीं कर पाए। 1.5 साल तक वॉर चली, पूरा यूएसएसआर। बाद में 500,000 मतलब 5 लाख सोल्जर्स भेजे टू ओवरकम देम। तब भी जाके पीस ट्रीटी साइन हुई। 10% लैंड उन्होंने, फिनलैंड ने सोवियत यूनियन को दे दिया, बाकी अपने आप बचा के रखा। आज वो बहुत सेंसिटिव हो चुके हैं और फिनलैंड और स्वीडन एक प्रॉपर यूरोपियन कंट्री है और वो नेटो में अगर जाना चाहेंगे तो बहुत इश्यू आएगा। इसको लेकर रशिया ने चेतावनी जारी की है कि बाल्टिक सी, जिसको नॉन न्यूक्लियर रखा था, उसको वो न्यूक्लियर कर देंगे और हाइपरसोनिक मिसाइल्स
जो कि स्पीड ऑफ साउंड से कहीं ज्यादा फिर तो डॉक्टर कॉल प्यूतिन ये कहेंगे कि फिनलैंड तुम भी जहां पर हो स्टेटस को बना करके रखो, स्वीडन तुम भी स्टेटस को बना करके रखो, लातविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, बेलारूस, जॉर्जिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान, मोल्दोवा, आर्मेनिया, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, यूक्रेन के साथ में जंग चल ही रही है। फिर तो पुतिन ये कहेंगे मैं हूं तुम लोगों का पिता, मैं हूं तुम लोगों का बाप और तुम्हें स्टेटस को बना करके रखना है। किसी ने भी अगर नेटो की तरफ देखा या किसी ने भी ये ख्वाब भी पाल लिया कि नेटो के साथ में शामिल हो गए, तो फिर मैं ये मानूंगा कि रशिया की अखंडता के साथ में, रशिया की सीमा बाध्यताओं के साथ में तुम लोग खिलवाड़ कर रहे हो और इसका खमियाजा भुगतना ही पड़ेगा। तो क्या ये माना जाए कि पुतिन का एक दबाव यह है कि नेटो की तरफ देखना नहीं है, जितने भी मुल्क पहले यूएसएसआर में आते रहे हैं या जितने भी मुल्क मेरे बॉर्डर पर हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल सही एनालिसिस आपने किया है, क्योंकि उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, अजरबैजान, जो भी आप कंट्रीज, बेलारूस, इस सब के ऊपर एक गॉडफादर टाइप की फिगर रशिया को बिठा के रखा है फेडरेशन, और जो भी उनसे ऑफस्प्रिंग करके नेटो के साथ जाएगा। लेकिन डॉक्टर कॉल पुतिन को ये तो पता होगा ना, ये स्टालिन का रशिया नहीं है, ये यूएसएसआर नहीं है, ये बोरिस येल्सिन का जमाना नहीं है, ये मिखाइल गोर्बाचोव का जमाना नहीं है, ये तो पता होगा ना उन्हें। That is the problem. उनको ये समझ नहीं आ रहा कि वो केजीबी का युग जा चुका है। वर्ल्ड इज अ फ्री डेमोक्रेटिक कंट्री है। किसी को आप बुली करके मेजर जनरल जैनी मेरे ख्याल से बीच में आना चाहते हैं, मेजर जनरल जैनी बीच में आना चाहते हैं। मैं उसके बाद बाकी गेस्ट के पास भी जाऊंगा। मेजर जनरल जैनी बीच में आप आ सकते हैं, सुरेश गोयल जी, उसके बाद सुरेश जी के पास में जाऊंगा। देखिए बात ये लेनिन की या स्टालिन की या पुतिन के रशिया की नहीं है, बात है असूल की और बात है वेरी ट्रू, यस। अब देखिए जब 91 में रशिया टूटा था, यूएसएसआर टूटा था, उसके बाद में ब्रसेल्स में एक एग्रीमेंट हुआ था जिसमें कि वेस्टर्न पावर्स, नेटो, अमेरिका, रशिया सबने साइन किया था कि हम नेटो को और ईस्टवर्ड नहीं ले जाएंगे। उस समय 17 देश थे नेटो में। आज आप देखें कि नेटो में 30 सर बूचा से बड़ी खबर आ रही है, इस वजह से मुझे आपको मेजर जनरल जैनी रोकना पड़ रहा है। बूचा में 85% लोग रशियन हमले का शिकार हो गए हैं। मेयर अनातोली फेडुरोकी ने बहुत बड़ा दावा किया, बूचा में नरसंहार से 90% आबादी प्रभावित हुई है। बूचा में युद्ध का सबसे बड़ा नरसंहार हुआ है। 90% आबादी या तो विस्थापित हो गई है। 90% आबादी वालों में से ज्यादातर लोगों ने अपने लोग खोए हैं, अपना परिवार खोया है। किसी का पूरा परिवार चला गया, किसी का माँ बाप, पिता, भाई बहन, चाचा चाची या रिश्तेदार चले गए हैं। ये बूचा के मेयर का दावा है। चूंकि फार्मर डिप्लोमेट सुरेश गोयल जी भी मेरे साथ में हैं। सुरेश गोयल जी, सुबह से 3-4 खबरें निकल करके आ रही हैं। खबर यह है कि जो बाइडेन से रिपोर्टर ने यह पूछा कि आप देखें ना, न जाने कितने मुल्क के राष्ट्रपति जा रहे हैं, कीव जा रहे हैं, यूक्रेन का समर्थन करने के लिए जा रहे हैं, आप सैन्य मदद दे रहे हैं, आप जाएंगे या फिर नहीं। तो फिर ऐसे सवाल हालांकि जो बाइडेन टाल जाते हैं, कभी कहते हैं हाँ, कभी कहते हैं ना। लेकिन इस बीच जो बाइडेन ने यह कहा है सुरेश जी कि सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर अमेरिका का यूक्रेन जाएगा। यह पहली बार है 51 दिन में जब यूक्रेन में अमेरिका का कोई अधिकारी सीधे तौर पर जाने वाला है। ये सिग्निफिकेंस क्या है, ये इंडिकेशंस क्या हैं, इसका महत्व क्या है? देखिए, 2-3 चीजें हैं। आपने जो सवाल पूछा है, अगर आप मेरे को बीच में रोके नहीं तो मैं 2 मिनट चाहूंगा ताकि मैं इसको ठीक से एक्सप्लेन कर सकूं। बट प्लीज रोकिएगा नहीं, वरना बात नहीं हो पाएगी मेरे से। पहली बात तो आप ये ध्यान दीजिए कि प्रेसिडेंट बाइडेन ने 2 दिन पहले कहा है कि रशिया ने जो किया है यूक्रेन में वो जेनोसाइड है, और यूएस के लॉ के मुताबिक कहीं भी अगर जेनोसाइड होता है तो यूएस की फौजों को वहां पर हमला करने का इख्तियार होता है। ये बात आप समझिए। तो अगर प्रेसिडेंट जो बाइडेन बोलते हैं कि जेनोसाइड हुआ है, तो एक तरह से रास्ता खोला गया है कि अगर प्रेसिडेंट जो बाइडेन उनको ऑर्डर देंगे तो अमेरिकन फोर्सेस यूक्रेन जा सकती है। पहली बात। दूसरी बात, अगर वहां पर इस तरह का कोई भी इंटरवेंशन हुआ, उसका आगे क्या होगा? उसका आगे अंजाम साफ साफ पहले बोल चुके हैं कि वो तीसरा विश्व युद्ध होगा। तो क्या अमेरिका चाहता है कि तीसरा विश्व युद्ध हो? ये प्रेसिडेंट जो बाइडेन के ऊपर है और किसी के ऊपर नहीं है। तीसरी चीज, और ये मेरा आखिरी पॉइंट मैं बोल रहा हूं, कि जो यूक्रेन में हो रहा है वो एक यूक्रेन की बात नहीं है,
वो पूरे यूरोप के सिक्योरिटी आर्किटेक्चर की बात है। अगर कुछ भी होता है जिसमें रूस महसूस करता है कि मेरे ऊपर क्या है, जो कि यूक्रेन के नेटो मेंबर बनने से, फिनलैंड और स्वीडन के यूके मेंबर बनने से तो खतरा महसूस होता है। इसी सिक्योरिटी आर्किटेक्चर को देखते हुए जब बेकर ने उनको एश्योरेंस दिया था गोर्बाचेव को कि आगे नेटो का एक्सपेंशन नहीं होगा, वो उनकी सिक्योरिटी का ख्याल करते हुए दिया गया था। किसी भी माहौल में, कहीं भी गली में, मोहल्ले में अगर मुझे महसूस होता कि मेरे को खतरा है तो मैं अपने आप को डिफेंड करूंगा। लेकिन हालत वही सुरेशी सिक्योरिटी का आर्किटेक्चर वेरीफाई नहीं है। और जब तक वो नहीं आपकी एनालिसिस बहुत जबरदस्त है। अब दो चीजें आपने बताई हैं, इसीलिए आपसे एक सवाल और पूछना चाहता हूं मैम। आपका ये कहना है कि अगर जेनोसाइड यानी नरसंहार की बात करते हैं जो बाइडेन, और टेक्निकली अगर ये जेनोसाइड मान लेते हैं तो फिर अमेरिकन फौज यूक्रेन में जा सकती है रशिया के खिलाफ जंग लड़ने के लिए। तो फिर जो बाइडेन इंतजार किस चीज का कर रहे हैं? क्या बूचा तबाह हो जाए, कीव तबाह हो जाए, खिर्सोन तबाह हो जाए, मारियोपोल चला जाए, बोरोडांका चला जाए, खार्किव चला जाए, लीव चला जाए, लवीव चला जाए? इंतजार फिर किस बात का है? क्या जो बाइडेन को ये लगता है कि बर्बादी का कैनवास और बहुत ज्यादा बड़ा हो जाए ताकि पूरी दुनिया के सामने हम मैसेज ये दे सकें कि इतनी तबाही बर्बादी हो गई तब जाकर के युद्ध में हम उतरे हैं? मैं पहले बोल चुका हूं इसके बारे में कि जो बात को डिसाइड ये करना है कि तीसरा साल शुरू हो या नहीं हो। अगर कोशिश वहां पर जाती है यूक्रेन में तो तीसरा शुरू होने की बन जाती है। यही कारण है कि जो बाइडेन को फैसला। सर, विद ड्यू रिस्पेक्ट आपको रोकना पड़ रहा है क्योंकि रशिया यूक्रेन जंग के 51 दिन के बाद बड़े खतरे की आहट हो गई है। जंग के बीच रशिया की यूक्रेन को परमाणु हमले की धमकी, रशिया ने हाइपरसोनिक मिसाइल तैनात करने की धमकी दी। पूरे यूक्रेन में हवाई हमलों का अलर्ट जारी किया गया है। लोगों को घर से बाहर न निकलने की सख्त चेतावनी जारी की गई है। यानी जंग के बीच ही रशिया ने यूक्रेन को दे दी है बहुत बड़ी धमकी। ये कह दिया है अगर आप रुके नहीं, हाइपरसोनिक मिसाइल तैनात करके और ज्यादा तबाहियां मचाएंगे और यूक्रेन को सरेंडर कर देना चाहिए, ये कहना है रशिया का। यानी पूरे यूक्रेन में हवाई हमले का अलर्ट जारी किया गया है। क्या कीव, क्या लीव यानी राजधानी से लेकर के रिमोट लोकेशन तक, शहर से लेकर के बाकी जो जितने भी बाहरी इलाके हैं, हर जगह हवाई हमले का अलर्ट जारी किया गया है। मेजर जनरल राजन कोचर, विलियम बर्न्स, CIA के डायरेक्टर और अमेरिका के राजदूत भी हैं रशिया में बैठे हुए, कहते हैं कि पुतिन यूक्रेन में जीत न पाने से हताश हैं। इस वजह से कम क्षमता वाले न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या 51 दिन के बाद में ऐसे इंडिकेशंस मिलने लगे हैं? क्या ऐसे कॉन्सिक्वेंस अब 51 दिन के बाद में पैदा होने लगेंगे? देखिए राजीव जी, अभी तक जैसे ऑपरेशन प्रोग्रेस कर रहे हैं, आई डोंट थिंक पुतिन टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स लेके आएंगे यूक्रेन में, बिकॉज उससे काफी एक वर्ल्ड ओपिनियन उनके अगेंस्ट जाती है। और वो तभी लाएंगे जब वो एक सक्सेसफुल ना हो या हार रहे हो या अपना ऑब्जेक्टिव नहीं पूरा कर पा रहे, पर ग्राउंड सिचुएशन ऐसी नहीं है। मेजर जनरल कोचर, यहीं से अपनी बात आगे बढ़ाएंगे 30 सेकंड के बाद, क्योंकि भड़क गए हैं रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। नेटो देशों को रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने खुली धमकी दे दी है। यूक्रेन की मदद करने वालों को तबाह कर देंगे। पुतिन ने बोला मदद करने वालों के हथियारों को कर देंगे नष्ट, मदद करने वालों को मिटा देंगे नामो निशान। पुतिन ने ये नया बयान अभी अभी दिया है। मेजर जनरल राजन कोचर, अपनी बात आगे बढ़ाएं। मैं आप इसलिए अभी जो एस्केलेशन होगा वो रशिया के जो अभी तक मिसाइल रशिया ने अभी तक निकाली नहीं है। अभी हमने 3 दिन पहले भी एक रिपोर्ट देखी थी कि एक नई टाइप की मिसाइल लॉन्च हुई है उस एरिया में। तो अभी वो ऐसे अपने एडवांस वेपन्स अपना लेके आएगा जो उसने लड़ाई में अभी तक आप ये कहना चाहते हैं, यानी आप ये कहना चाहते हैं कि ओरियन मिसाइल जो है वो झांकी है, अभी बड़ी पिक्चर बाकी है। बिल्कुल बिल्कुल, यही मैं कहना चाहता हूं। युद्ध पर वर्ल्ड एक्सक्लूसिव ब्रेकिंग। मेजर शाह, मेरे सवाल का आप इंतजार करें। वर्ल्ड एक्सक्लूसिव ब्रेकिंग ये है कि खार्किव शहर में रशियन सेना ने भारी बमबारी कर दी है। फिर से बमबारी में रिहायशी इमारतों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है। बमबारी के बाद अफरा तफरी मच गई है, लोग इधर उधर भाग रहे हैं, लोग चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। उनका यह कहना है कि खार्किव में रुक रुक करके बमबारी की जा रही है। लगभग 24 घंटे के बाद फिर से खार्किव में रूसी सेना ने अटैक करना शुरू कर दिया है। यानी अब पुतिन और भी ज्यादा बौखला गए हैं। पुतिन को यह पता है कि मॉस्को युद्ध को तबाह करना यानी पूरी दुनिया के लिए किस तरह का यह संदेश गया है। पूरी दुनिया में यह प्रेस्टीज इशू बना लिया है रशिया ने।
मेजर मोहम्मद अली शाह, अगर रशिया ने बनाया प्रेस्टीज इशू तो फिर रशिया के साथ में है चाइना, पाकिस्तान, क्यूबा, आर्मेनिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, बेलारूस, अजरबैजान, ईरान, उत्तर कोरिया। यूक्रेन के साथ में है अमेरिका, ब्रिटेन, बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, इटली, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया। ये दो ब्लॉक, ये जो दोनों ब्लॉक हैं, अब 51 दिन के बाद में कैसे आगे बढ़ेंगे? क्या टैक्टिकली आगे बढ़ेंगे, डिप्लोमेटिक वे में आगे बढ़ेंगे, ऑफ रैम्प टॉक के जरिए आगे बढ़ेंगे, डिप्लोमेटिक चैनल्स के जरिए आगे बढ़ेंगे? दोनों टैक्टिकली और डिप्लोमेटिकली दोनों तरीके से। अच्छा। अभी कोई भी देश अप फ्रंट आके खुल के, जैसे कि नेटो है, वो यूक्रेन की मदद कर रही है इनडायरेक्टली, वो सप्लाई कर रही है, हथियार, एम्युनिशन है जी। नेटो की सेना नहीं उतर पाएगी जमीन पे। और जो रूस के जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं रूस को, जैसे बेलारूस हो गया, चीन हो गया, यहीं से अपनी बात आगे बढ़ाइएगा। जंग के 51 दिन बाद भी रशिया जिद पर अड़ा हुआ है। युद्ध के बीच बातचीत पर रशिया ने दे दिया बड़ा बयान। यूक्रेन से अभी समझौते का कोई आधार नहीं। रशिया ने सीधे कहा बातचीत के लिए आधार होना जरूरी है। बिना आधार ज़ेलेंस्की से पुतिन बातचीत के लिए तैयार नहीं है। यानी जंग के 51 दिन के बाद रशिया अभी भी जिद पर अड़ा है। मेजर शाह अपनी बात यहीं से आगे बढ़ाएं। तो ये खुल के आके सपोर्ट नहीं करेंगे। अगर खुल के आके ये जंग में उतर गए तो फिर जहां ये बहुत और आगे फ्लेयर हो सकता है। जैसे कि बेलारूस हो गई, बेलारूस ने अपनी टैंक्स दिए थे रूस को, उनके टैंक जो टैंक घुसे थे यूक्रेन में, वो मैक्सिमम शुरुआत में रूसी टैंक नहीं थे, रूसी बीएमपी आई थी और ये बेलारूस के टैंक्स थे दरअसल। तो मगर वो तो बहुत वन ऑट था। चीन जो है वो डायरेक्टली मेजर शाह, सुनने में तो ये भी आता है कि बेलारूस वाले जो लुकाशेंको हैं पुतिन से कहीं ज्यादा खतरनाक हैं। नहीं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। खतरनाक वैसे हर कोई है वहां पे, ये मान के चलिए। खतरनाक तो यूक्रेन वासी भी है, जिनकी राष्ट्रवाद की भाषा बिल्कुल वो हार मानने को तैयार ही नहीं हो रहे हैं। ठीक है। अब देखिए इसमें अहम भूमिका किसकी आएगी? हिंदुस्तान की आएगी शांति लाने में, क्योंकि हिंदुस्तान ने ऐसा अच्छा स्टैंड रखा है, न्यूट्रल पक्ष, ना किसी के पक्ष में ना किसी के विपक्ष में, जिसके बारे में एंथनी ब्लिंकन ने भी कहा था। लेकिन बाद में हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर मिस्टर जयशंकर ने बहुत अच्छा जवाब दिया, बहुत ही जबरदस्त जवाब दिया कि भाई अगर अमेरिका ने हमारे बारे में ओपिनियन फॉर्म कर रखी है, हमारे बारे में भी अमेरिका की बड़ी अच्छी ओपिनियन है जो हमने फॉर्म कर रखी है भैया, और कोई हमारी ओपिनियन बदल नहीं सकता। तो मतलब कि हिंदुस्तान का कोई हाथ मोड़ नहीं पाएगा। मेजर शाह, मुझे हेडलाइंस लेने की इजाजत दें, उसके बाद आप अपनी बात फिर से आगे बढ़ाइएगा। 51 दिन का ये युद्ध है। 51 दिन के बाद अब पुतिन और भी ज्यादा बौखला गए हैं। बौखला इसलिए गए हैं क्योंकि मॉस्कोवा नाम का युद्धपोत ब्लैक सी में तबाह कर दिया गया है। हालांकि रशिया का अपनी तरफ से ये कहना है कि इसमें आग तकनीकी खामियों की वजह से लगी है, क्योंकि हमने किलर मिसाइल यहीं से डिप्लॉय की थी और यहीं से हम यूक्रेन पर अटैक करते थे। लेकिन यूक्रेन और ज़ेलेंस्की ये कहने में लगे हैं कि हमने नेपच्यून मिसाइल के जरिए रशिया को दिया चकमा, और चकमा देकर के हमने जो युद्धपोत था रशिया का वो हमने तबाह कर दिया। यानी काला सागर में रक्त चरित्र कई देशों का नजर आ रहा है। ये काला सागर में क्या हो रहा है? काला सागर यानी ब्लैक सी में पिछले 6 महीने में किस तरह की टैक्टिक इस्तेमाल की गई है? नेटो काला सागर में कहां पर है? रशिया कहां पर खड़ा है? यूक्रेन कहां पर है? आगे इसी पर बातचीत होगी। परमाणु प्रलय, विश्व युद्ध तय, 4 शब्दों के बीच आज का युद्ध टिका हुआ है। लेकिन इस बीच कीव पर रशिया के मिसाइल हमले रुकने का नाम नहीं ले रहा है। कीव के आसपास रूसी सेना के लगातार 7 धमाके हुए हैं। खिरसौन में भी रूसी सेना ने ताबड़तोड़ हमले किए। खार्किव शहर में रात भर रूसी सेना ने बमबारी की। कीव, खार्किव, खिरसौन में बहुत बड़ी तबाही हुई है। डॉक्टर धीरज कौल, अब सवाल ये पैदा होता है, मेरे हाथ में एक रिपोर्ट है डॉक्टर कौल, ये रिपोर्ट है यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज यानी यूएनएचसीआर की। 51 दिन की जंग में 50 लाख से अधिक यूक्रेनी नागरिकों ने देश छोड़ा है। 71 लाख से ज्यादा लोग आंतरिक तौर से विस्थापित हुए हैं। इन्हें रिहेबिलिटेट करने के लिए कोई ईमानदार कोशिश की नहीं जा रही है। किस बर्बादी तक जाएगी जंग? बिल्कुल सही। एक्चुअली द डाटा एज ऑफ टुडे इज 4.3 मिलियन, मतलब 4,300,000, बेसिकली 43 लाख जो कि यूक्रेन छोड़ चुके हैं। सबसे ज्यादा पोलैंड गए हैं 2.6 मिलियन, फॉलोड बाय रोमानिया विच इज 700,000, और तकरीबन 6.5 मिलियन लोग हैं जो इंटरनली अपना घर छोड़ के फ्रॉम द ईस्ट यूक्रेन निकल के वेस्ट यूक्रेन, लुगा की लिविव साइड पे, कीव के आउटस्कर्ट्स में जा चुके हैं। और बहुत लोगों की प्रॉपर्टी लॉसेज, इट्स एस्टिमेटेड द नंबर विल गो इन हंड्रेड्स एंड बिलियंस ऑफ डॉलर प्रॉपर्टी लॉस हुआ है। मैं एक बात ऐड करना चाहूंगा, स्पेशली जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स की आप बात कर रहे हैं,
रशिया ने अपने हाइपरसोनिक मिसाइल्स ऑलरेडी वहां डिप्लॉय कर दिए हैं। उसका नाम है KH-47M2। ये स्पीड ऑफ साउंड मैक 10 पे ट्रेवल करता है, 10 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड। और हाइपरसोनिक मिसाइल से बचने के लिए S-400 भी इक्विप्ड नहीं है। S-500 जो सितंबर 23, 2019 को रशिया ने बनाया था, वो इसको केपेबल कर सकता है। आज की वर्ल्ड की स्थिति के अंदर रशिया और चाइना के पास हाइपरसोनिक मिसाइल्स का सबसे बड़ा जखीरा है। अमेरिका इज बिहाइंड एंड दे आर ट्राइंग टू कैच इट। बट एक बात मैं ऐड करना चाहूंगा, लेकिन मैं अभी तक लेकिन मैं अभी हाँ जल्दी ऐड कर दें हाँ जस्ट ए सेकेंड। जो कंसेप्ट आपको बार बार मुझे सुनाई देता है कि रशिया को डर लगता है कि वहां पे न्यूक्लियर मिसाइल लगा देगा नाटो कंट्रीज, तो लाटविया जो 2004 में और इस्टोनिया 2004 में जो बना था नेटो का मेंबर, रशिया के बॉर्डर पे है, आज तक उसने कोई न्यूक्लियर मिसाइल नहीं लगाया। लेकिन मैं एक चीज ये जानना चाहता हूं सुरेश गोयल जी कि अभी तक जैसा कि डॉक्टर धीरज कौल बता रहे हैं कि अत्याधुनिक हथियार तो रशिया के पास में है, लेकिन रशिया की फौज अभी तक फेल क्यों साबित हुई? मैं पूरी तरह से फेल नहीं कहूंगा, लेकिन रशिया की फौज अभी तक भी यूक्रेन को घुटनों पर ला नहीं पाई। इस लिहाज से ये पुतिन के लिए बहुत बड़ा मिसकैलकुलेशन रहा। ऐसा क्यों हुआ सर? क्योंकि मिडिल ईस्ट उत्तर पूर्वी साइड की तरफ से 41वीं कंबाइंड आर्म्स आर्मी के सैनिक भेजे गए, लेकिन फिर जब पुतिन को ये लगने लगा कि नहीं मामला बन नहीं रहा है, तो अपना नया जनरल बुला लिया जिसे सीरिया का कसाई कहा जाता है, जनरल अलेक्जेंडर वॉर्निकोवा। जनरल अलेक्जेंडर के बारे में कहते हैं कि ये एक ऐसे कसाई हैं, ऐसे ब्रूटल हैं, जंग जीतने के लिए कुछ भी करने लगते हैं। तो फिर शुरुआत में ही क्यों रशियन आर्मी ने मजबूती नहीं दिखाई? क्यों पुतिन ने मजबूत सेना नहीं भेजी? देखिए, इस सवाल का जवाब मैं नहीं दूंगा, मिलिट्री एक्सपर्ट बैठे हुए हैं, मैं उनसे कहूंगा सवाल का वो दें। हाँ, इतना जरूर कहूंगा कि ये बात सही है कि क्योंकि क्या ट्रेन को 50 दिन के बाद भी इस जंग को खत्म कर पाया अभी तक, ये बात उसके खिलाफ जरूर जाती है। ठीक है, लेकिन क्यों नहीं कर पाया, इसके बारे में मेरी रिक्वेस्ट रहेगी मेजर जनरल। ठीक है सर, मेजर जनरल एजेबी जैनी, 51 दिन की जंग हो चली है, जंग जीतने के लिए टैक्टिक क्या इस्तेमाल की जाती है? मैं एक बार जानना चाहता हूं ताकि हम समझ पाएं कि लूपहोल कहां पर रह गया 51 दिन में। देखिए, किसी भी लड़ाई में एक टैक्टिकल पॉज आता है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव हो सकता है, लॉजिस्टिकल हो सकता है, या चेंज ऑफ स्ट्रेटजी हो सकता है। यहीं से अपनी बात आगे बढ़ाइएगा। ठीक 10 सेकंड के बाद में रशिया यूक्रेन जंग के बीच रूस ने दे दी है खुली धमकी। कीव के कमांड सेंटर पर रूसी हमले की धमकी दी गई है। अब तक जवाबी हमला नहीं, लेकिन आगे की हम गारंटी नहीं लेते। रशिया ने कहा रशियन फेडरेशन पर हमले के जवाब में कीव पर अटैक करेंगे। ये रशिया ने खुली धमकी दी है। मेजर जनरल एजेबी जैनी, अपनी बात आगे बढ़ाएं। हाँ, मैं बता रहा था कि किसी भी लड़ाई में देखिए टैक्टिकल पॉज होता है, भले ही वो एडमिनिस्ट्रेटिव हो, लॉजिस्टिकल हो, या चेंज ऑफ स्ट्रैटेजी हो। आमतौर पर ये टैक्टिकल पॉज 7 दिन, 10 दिन, 14 दिन में आ जाता है। ये मान लेता हूं मैं कि भाई अभी 51 दिन हो गए हैं, ये टैक्टिकल पॉज जो है ये बहुत देर में आया है। लेकिन अगर हम पुतिन की स्ट्रैटेजी को माने, अब वो दोबारा से रिवाइज ऑफेंसिव करने के लिए तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, उम्मीद ये थी कि 8 या 10 दिन में ये नया ऑफेंसिव शुरू होगा, जो कि पहले ऑफेंसिव से कहीं अलग होगा। और जो हम ये मिसाइल्स की बात कर रहे हैं, ठीक है सर, 51 दिन की जंग के बीच डराने वाली खबर, बिग ब्रेकिंग। रशिया ने स्वीडन फिनलैंड को दी परमाणु हमले की चेतावनी। स्वीडन फिनलैंड के नेटो में जाने पर चेतावनी फिर से दी है रशिया ने। फिनलैंड नेटो में शामिल हुआ तो फिर हम एक्शन लेंगे, रशिया ने कहा है। स्वीडन में भी हाइपरसोनिक मिसाइल हम तैनात कर देंगे, रशिया ने सीधे तौर पर कहा है। अब सवाल ये पैदा होता है, मेजर जनरल राजन कोचर, क्या नेटो अमेरिका युद्ध में उतरेंगे या नहीं? रक्षित जी, आपका जो पहला वाला क्वेश्चन था उसको मैं एक स्पेसिफिक आंसर उसका देना चाहता हूं कि रशिया ने अपनी टैक्टिक्स में या अपनी स्ट्रैटेजी में कहां पे सोचा और क्यों ये युद्ध 50 दिन तक चल रहा है। जी, सबसे इंपॉर्टेंट होता है कोई भी कंट्री जब भी वॉर पे जाता है वो अपना एयर पावर इस्तेमाल करता है, और वो अपने एयर पावर को लगातार इस्तेमाल करता है जब तक ग्राउंड ऑफेंसिव उसके बाद लॉन्च कर। तो इस लड़ाई में आपने देखा होगा कि पहले दिन के बाद रशिया ने एयर पावर अपना इस्तेमाल नहीं किया, बिकॉज वो एक सोच के साथ चले थे कि हमने
सिविलियन। और यही वजह है कि रशिया को हुआ नुकसान यूक्रेन से युद्ध में। रशिया के नुकसान का खुलासा सर आई एम सो सॉरी रोकना पड़ रहा है क्योंकि खबरें बहुत तेजी के साथ में डेवलप होती जा रही हैं। यूक्रेन से युद्ध में रशियन सेना को भारी नुकसान हुआ। युद्ध में रशिया के 40 बड़े सैन्य अधिकारियों की मौत अब तक हो चुकी है। ब्रिटेन के अखबार डेली मेल ऑनलाइन का दावा, क्या इसे भी इंफॉर्मेशन वॉरफेयर कहेंगे या ये खबर सच्ची हो सकती है? मेजर मोहम्मद अली शाह। इंफॉर्मेशन वॉरफेयर तो बहुत फैल रही है, तो अभी वॉर जोन में एक्सेस लिमिटेड होता है। जितना भी वहां पे हो रहा है बस इंफॉर्मेशन सूचनाओं के खबरों के जरिए में मालूम पड़ रहा है। हकीकत में ऑन ग्राउंड क्या हो रहा है? कल किसी ने लोग बोला कि भाई यूक्रेन इंफॉर्मेशन वॉरफेयर जीत रही है और रूस ऑन ग्राउंड वॉर जीत रही है। कोई जीत नहीं रहा है, कोई हार नहीं, सब हार रहे हैं, दोनों हार रहे हैं, नुकसान दोनों का हो रहा है। हाँ, मेजर जनरल एजेबी जैनी, एक और बात भी कही जाती है, कहते हैं कि पुतिन का दिमाग 3 तरीके से चलता है। पुतिन का दिमाग एक स्टेट्समैन के तौर पर चलता है, पुतिन का दिमाग एक जासूस के तौर पर चलता है, पुतिन का दिमाग एक फौजी के तौर पर चलता है। इन तीनों में से कौन सा दिमाग ठीक काम कर रहा है और कौन सा दिमाग ठीक नहीं काम कर रहा है? मैं पूरी बात का खुलासा कर देता हूं। देखिए, पुतिन जो है बहुत कॉम्प्लिकेटेड इंसान है। हाँ। वो केजीबी में रह चुके हैं, पॉलिटिकल भी उनको नॉलेज है, उनको नेशनल सिक्योरिटी का भी नॉलेज है, उनको सारा का सारा सर। लेकिन देखिए खबरें कितनी तेजी में डेवलप हो रही हैं। जंग के बीच ही जेलेंस्की और बाइडेन की बातचीत फिर से हुई है। बाइडेन ने जेलेंस्की से मदद का वादा किया, यूक्रेन को घातक हथियारों की खेप देंगे। बाइडेन ने ये कहा $800 मिलियन की आर्थिक मदद भी देंगे, यानी सैन्य सहायता आगे भी दी जाएगी। हर 24 घंटे पर जो बाइडेन नया ऐलान कर रहे हैं। मेजर जनरल एजेबी जैनी, आप पुतिन का दिमाग डिकोड कर रहे थे, बोलें। जी हाँ, देखिए अभी थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे कि क्या ये प्रेस्टीज इशू है। हाँ। जी नहीं, ये प्रेस्टीज इशू नहीं है पुतिन के लिए। पुतिन ने शुरू में ही बोल दिया था फरवरी में कि मैं हमला नहीं करना चाहता हूँ, आप जो है नेटो में मत जाओ, मुझे आश्वासन दिला दो कि आप नेटो में नहीं जाओगे और क्रीमिया को आप रिकॉग्निशन दोगे। छोटी सी बात थी, उसी को अगर मान लेते, इनका तो नेटो में जानना बनता ही नहीं है, क्योंकि अगर नेटो का आप चार्टर देखें जो 1947 का चार्टर, उसमें क्लियरली दिया हुआ है कि आपके सहजमीन पे कोई वाद विवाद नहीं होना चाहिए, आपके टेरिटोरियल इंटीग्रिटी पे कोई वाद विवाद नहीं होना चाहिए, तभी आप सर अब मैं अपनी डिबेट के अंत में एक रैपिड फायर राउंड में सभी के पास में चलूंगा। एक रैपिड फायर राउंड में सभी के पास में चलूंगा। ओके सर, रैपिड फायर राउंड में सभी के पास चलूंगा। मेजर जनरल राजन कोचर, हाँ या ना, विश्व युद्ध होगा या फिर नहीं? नहीं होगा ऐसे। अच्छा, केमिकल वेपन का इस्तेमाल होगा? केमिकल वेपन का भी इस्तेमाल नहीं होगा। मेजर मोहम्मद अली शाह, क्या परमाणु बम गिरेगा? गिर सकता है राशन भाई, हम इसका नज़ा हम बिल्कुल रूल आउट नहीं कर सकते हैं, और केमिकल बॉम्ब गिर सकता है। मेजर जनरल एजेबी जानी, जो परमाणु बम का ब्रीफकेस है, इसे तकनीकी भाषा में रशिया में कहते हैं चेगेट। क्या चेगेट का सफेद बटन दबेगा या फिर नहीं? नहीं। ठीक है। डॉक्टर धीरज कौल, भारत आज की तारीख में जहां खड़ा है न्यूट्रल है, क्या आगे आने वाले वक्त में भी न्यूट्रल रह पाएगा? आई थिंक न्यूट्रल रह पाएगा और बहुत क्रूशियल रोल प्ले कर सकता है पीस मेकिंग में। अगला सवाल, न्यूट्रल रहना चाहिए या नहीं? बिल्कुल न्यूट्रल रहना चाहिए और पीस मेकर का रोल इस टाइम प्ले करना चाहिए। सुरेश गोयल जी, लेकिन सवाल ये पैदा होता है, जब पूरी दुनिया 2 ब्लॉक में आज की तारीख में बट रही है, तो भारत अपने आप को न्यूट्रल कब तक रख पाएगा? बिल्कुल रख पाएगा, और हमारे प्राइम मिनिस्टर एक्सीलेंट काम कर रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सुरेश जी से सवाल है। देखिए, भारत न्यूट्रल नहीं है। भारत ने एक पक्ष लिया है और वो लिया है कि सिक्योरिटी बरकरार रहनी चाहिए और सिक्योरिटी बनाने में किसी भी देश की सॉवरेनिटी और टेरिटरी पर हमला नहीं होना चाहिए। ये जो रवैया न्यूट्रल नहीं है, बड़ा उचित और बड़ा पॉजिटिव रवैया है। बहुत शुक्रिया मेजर जनरल के राजन कोचर, मेजर जनरल एजेबी जैनी, मेजर रिटायर्ड मोहम्मद अली शाह, डॉक्टर धीरज कौल, सुरेश गोयल जी, आप बहुत प्रेस्टिजियस लोगों में हैं। एस्टीम्ड पैनल मेरे साथ में था, थैंक यू सो मच मेरे साथ रहने के लिए। लेकिन हाँ, 51 दिन की जंग के बाद यूक्रेन में क्या हो रहा है, यूक्रेन की स्ट्रैटेजी क्या है, पुतिन अगर और भी ज्यादा गुस्से में आएंगे 20 जनरल को गिरफ्तार करने के बाद, अब क्या करने वाले हैं, और बड़ी बात यह है कि अलग अलग मीडिया में जो नैरेटिव सेट किए जा रहे हैं, इन्हें ठीक तरीके से इनका फैक्ट चेक करके सच्ची खबर सिर्फ इंडिया न्यूज आप तक पहुंचाएगा। एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत